नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण वाक्य भेद इस घटक का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, परिभाषा एवं उदाहरण, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पहचानने का एकदम आसान तरीका, एकदम आसान ट्रिक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उन्हें पहचानने का आसान तरीका देखा है, उसका विश्लेषण सुना है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, वहाँ जाकर वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आरंभ करते हैं। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। वैसे देखा जाए छात्रों, वाक्य की जो परिभाषा है वो पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, यानी जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। एक साधारण वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा जो आधारों पर वाक्य के भेदों को बांटा गया है, दूसरा जो प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, और 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। सभी जो 8 भेद है एक एक करके विस्तार से हम लोग जानकारी हासिल करते हैं और एकदम आसान तरीके से हर एक भेद को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं उसकी जानकारी देखते हैं। तो चलिए, पहला जो भेद है वो है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। छात्रों, यदि वाक्य में कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो तो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है। नंबर 2, सूर्य पूरब से उगता है, यानी क्रिया होने की सूचना दी गई है, सूर्य पूरब से उगता है। दूध उजला होता है, राम अयोध्या के राजा थे। ये चारों उदाहरण जो है उसे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सभी वाक्यों में क्रिया की होने की सूचना दी गई है, इसलिए ये सभी विधानवाचक वाक्य है। आपको आसानी से सभी उदाहरण पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य भेद, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। यानी यदि वाक्य में जो भी वक्ता है उसका उद्देश्य आज्ञा या अनुमति देना हो तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बैठ जाओ, कृपया खड़े हो जाइए, खड़े होने की आज्ञा दी है। कृपया आप सब शांत रहें, सबको शांत रहने के लिए कहा है, आज्ञा दी है, आदेश दिया है शांत रहने का। हे प्रभु रक्षा कीजिए, यानी प्रार्थना की है। इन 4 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें तुरंत समझ में आता है कि सभी उदाहरणों में आज्ञा, आदेश या प्रार्थना की गई है, यानी सभी वाक्य जो है आज्ञावाचक है। तीसरा वाक्य का भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध जहां पर होता है वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे सोहम विद्यालय नहीं जाएगा, रात में बिजली नहीं रहती,
उसने बात तक नहीं की, तन्मय पाठ नहीं पढ़ता है। इन चार उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि कार्य न होने के यानी कार्य न होने का बोध सभी उदाहरणों से होता है। सोहम विद्यालय नहीं जाएगा, रात में बिजली नहीं रहती, उसने बात तक नहीं की और तन्मय पाठ नहीं पढ़ता है। सभी उदाहरणों से क्रिया न होने का बोध होता है। इसका मतलब क्या है छात्रों कि यह निषेधवाचक वाक्य है। वाक्य नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। छात्रों, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहा, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप पुणे में रहते हैं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? स्वास्थ्य अब कैसा है? ये जो चार उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप पुणे में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, स्वास्थ्य अब कैसा है, इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि सभी उदाहरणों में प्रश्न किया हुआ है, यानी सभी प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए और पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी क्रिया है या वाक्य है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। चारों उदाहरण जो है वहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में है। नंबर 5, विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव प्रकट हो वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। छात्रों, यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहां पर विस्मयादिबोधक अवयवों का प्रयोग होता है और उन अवयवों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, अरे इतने बड़े हो गए, ओहा क्या मौसम है, धत मुंह नोच लूंगा, हाय मैं तो डर ही गई। इन चार उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि सभी उदाहरणों में कोई विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हुआ है। और इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तुरंत हमें पता चलता है, क्योंकि विस्मयादिबोधक चिन्ह जो भी अव्यय है अव्यय के बाद लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक अव्यय के प्रयोग के बाद, इसका मतलब यह विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य है। नंबर 6, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त होता है तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे, काश मेरे भी पंख होते, यानी यहाँ पर क्या इच्छा प्रकट की है कि काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी मंगलमय कामना यहाँ पर की हुई है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया हुआ है। 9 वर्ष मंगलमय हो, यानी मंगलमय कामना इस वाक्य में की है। यानी ये सभी जो वाक्य है यह इच्छावाचक वाक्य है। छात्रों, आसानी से आप समझ गए होंगे। नंबर 7, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जिस वाक्य में या जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध होता है, कोई संदेह हो या संभावना का जो भी भाव या बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे,
संभव है आज धूप निकले, यानी धूप निकलने की संभावना है। शक है, संदेह है। संभवतः मैं जीत जाऊं, यानी जीतने की पूरी इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है। संभवतः मैं जीत जाऊं, यानी संदेह है। कदाचित उसने देखा ही न हो। यहाँ पर भी ये वाक्य पढ़ने के बाद समझ में आता है कि संदेह ही है कि उसने मुझे देखा होगा या नहीं। देखा है पूरा मालूम नहीं है, कदाचित देखा होगा या देखा ही न हो, शायद उसे खबर ही न हो। यानी चारों वाक्य पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आता है कि कार्य के होने में कुछ न कुछ संदेह है। ये सभी संदेहवाचक वाक्य हैं। नंबर 8, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता। यानी छात्रों, यदि वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, यानी दूसरा जो वाक्य है पहले वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है। कपड़े कब धोंगे? जब धूप निकलेगी तब। यानी एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत जहां पर होता है वह संकेतवाचक वाक्य होता है। नंबर 2 देखिए, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। छात्रों, वाक्य पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आता है कि एक वाक्य जो है दूसरे पर निर्भर है या एक वाक्य की क्रिया होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत है। यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। दूसरा वाक्य पहले पर आधारित, यानी एक क्रिया जो है उसकी होने पर दूसरी क्रिया जो है उसके होने का संकेत। यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। और नंबर 4, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। कब पास होते हैं? अगर आप मन लगाकर पढ़ते, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है या निर्भर है। पहला वाक्य जो है उसकी क्रिया होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत है। तो सभी जो चारों वाक्य हैं वो संकेतवाचक वाक्य हैं। तो छात्रों, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं, उसके जो 8 भेद हैं, उनकी जानकारी हम लोगों ने देखी है। आशा करता हूँ सभी जो 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।